तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है टॉपिक से जो कि है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज वैसा चेंज को हम लोग बोलते हैं जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस का फिजिकली चेंज हो और केमिकली नहीं हो। मतलब कि जैसे अगर वाटर है तो वाटर को जब हम आइस बनाते हैं, यानी कि जब वाटर ऐसे लिक्विड में है, ठीक है, जब उसका हमने आइस बनाया तो वो कुछ सॉलिड के शेप में आएगा, और अगर वो गैस में है तो गैस के फॉर्म यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब कि तीनों जो है वो वाटर ही, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में वो फिजिकली चेंज हो रहा है बट केमिकली तो सेम ही है। तीनों का फार्मूला तो H2O ही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, ये केमिकल चेंज मतलब वो केमिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम जो ये सी यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो वो CO2 बनता है। CO2 यानी कि अब ऐसा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी कार्बन का होगा जो ऑक्सीजन का होगा वो ज़रूरी है कि CO2 का ही हो। कुछ ऐसा प्रॉपर्टी भी हो सकता है जो कि इन दोनों का हो और इसका ना हो, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को हम लोग मिलाकर कुछ नया फॉर्म करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन यही ना होता है कि कुछ सब्सटेंस मिला के एक नया चीज़ हम लोग एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो जो सब्सटेंस हम लोग मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब आता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो ऐसा तरीका जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि हमारे पास डेफिनेशन है, अ वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। मतलब कि सिंबल और फार्मूला के टर्म में हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यही चीज़ केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है वो दोनों तरफ इक्वल हो, यानी कि रिएक्टेंट में भी इक्वल हो और प्रोडक्ट में भी इक्वल हो। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है और ऑक्सीजन का दो, तो यहाँ पे भी कार्बन का एक ऑक्सीजन का दो, यानी कि हम लोग इस रिएक्शन को बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि मास तो ना ही बढ़ सकता है और ना ही घट सकता है, इसीलिए इक्वल रखने के लिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक और बात कि जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब कि केमिकल इक्वेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर इट मीन्स कि कुछ केमिकल रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं उस दौरान हमें कलर में चेंज देखने को मिला। जैसा कि CuSO4 यानी एक कॉपर सल्फेट जिसका कि कलर ब्लू होता है, जब इसको हम लोग Fe के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो FeSO4 मिलेगा और Cu मिलेगा, यानी कि जो ये ब्लू कलर होगा वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज इन कलर भी होता है। और ये जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे PYQ में बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के देगा, यानी कि CaOH का होल ट्विस्ट। तो इसके साथ हमें हीट जो होगा हीट निकलेगा, यानी कि हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ से हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। और भी 3-4 चीज़ होती है जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि किसी भी गैस का फॉर्म होता है। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें, बट हमें रिवाइज करने के लिए दो ये काफ़ी है, चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है। इसके पहले मैं बात बता देना चाहता हूँ कि दो तरह का रिएक्शन होता है जो कि एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक वो मतलब कि कोई भी रिएक्शन में हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक। समझ में आया? हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक,
ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करे, यानी कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आगे हम लोग इस टॉपिक यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ने के बाद जितना भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वो सब बैलेंस लिखेंगे। अगर हमें किसी भी चीज़ में एग्जाम्पल देना है या फिर बोर्ड वगैरह किसी में भी हमें बैलेंस करके ही लिखना होगा, ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब कि आप सिंगल रिएक्टेंट को टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में आप ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि अब इसमें भी हमारा तीन टाइप होता है, थर्मल, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्मल में सोर्स क्या होता है, हीट होता है। फोटोलाइटिक में सनलाइट होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जैसे FeSO4 है, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो हमें ये मिलेगा Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO3 यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो पंजेंट स्मेल का होता है। तो यहाँ से हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो हमें एक गैस मिलेगा जो कि जिसका स्मेल पंजेंट होगा। उस गैस का नाम बताइए, ठीक है। ये XY करके फॉर्मेट में हमें मिलता है, तो हमें बताना है कि वो गैस का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर सेकंड आएगा फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में जैसे कि ये रिएक्शन, तो AgCl को जब हम लोग हीट करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट में अगर उसको रखते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag में और Cl2 में। तो Ag और Cl2 में जब वो ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि बैलेंस है कि नहीं। अगर यहाँ पे ये बैलेंस है तो ये बैलेंस सही हो जाएगा। उसके बाद इस रिएक्शन का एक और यूज होता है जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, पहले के ज़माना में जो होता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उसमें इस रिएक्शन का यूज़ होता था। ये भी हमारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड में आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास किया हमने तो ये H2 और O2 में ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सब जगह 2 2 क्यों लिखा हुआ है, तो ये बैलेंस किया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिकम्पोजिशन खत्म हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शन कराएं कॉपर सल्फेट को Fe के साथ, तो यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu है। FeSO4 Cu यानी कि जो इसका कंपाउंड था CuSO4 का, उसमें से Cu को ब्रेक डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे Fe आ गया। इट मीन्स कि Fe इज़ हाईली रिएक्टिव दैन कॉपर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन। एक्सचेंज ऑफ आयन यानी कि BaCl2 Na2SO4। Ba जो है वो SO4 के साथ मिल जाएगा और Na जो है वो Cl के साथ मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगा, BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। तो ये भी हमारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये थोड़ा समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है, और प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रिडक्शन हुआ। या फिर हाइड्रोजन ऐड भी हो गया तो उसको भी हम लोग रिडक्शन ही बोलेंगे। अब क्या हुआ कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है और प्रोडक्ट में ऐड हो गया तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कोरोजन।
और रेंसिडिटी, दो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये पूछते हैं। कोरोजन को नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं कि जंग लगना, ठीक है। जंग जैसे कि आयरन के किसी भी चीज़ में जंग लग जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से व्हेन मेटल सरफेस इज डिग्रेडेड बाय एयर एंड मॉइस्चर, यानी कि हवा और कुछ नमी चीज़ के कांटेक्ट में आने के कारण मेटल का जो सरफेस है वो डिग्रेड यानी कि ख़राब होने लगा, तो इस चीज़ प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोरोजन, यानी कि हिंदी में हम लोग समझ सकते हैं जंग लगना। इसका ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएगा, अगर इससे क्वेश्चन भी आएगा इस टॉपिक से, तो सिर्फ यही कि प्रिवेंशन, मतलब कि कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो इसका बहुत सारा होता है, पेंटिंग होता है, ग्रीसिंग होता है, फिर से गैल्वेनाइजेशन होता है, ठीक है। उतना मैंने ध्यान में रखना, दो ध्यान में रखना, पेंटिंग और ग्रीसिंग। अब रेंसिडिटी क्या होता है कि व्हेन फैटी एंड ऑयली फूड विल नॉट बी एडिबल देन दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब कि फैटी और ऑयली फूड, यानी कि जैसे हमारा हो गया मिक्सचर वगैरह हो गया, मिक्सचर वगैरह जो हो गया, अगर उनमें वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो फैटी और ऑयली फूड जब एयर के कांटेक्ट में आकर वो खाने योग्य, नॉट बी एडिबल मीन्स खाने योग्य नहीं रहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। इसमें वही क्वेश्चन आएगा, प्रिवेंशन, कैसे इससे बचा जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाए। यूज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसा कि हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं कि जो चिप्स का हमारा पैकेट है उसमें कुछ हवा भरा रहता है, तो वो हवा नहीं होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन के रूप में एंटीऑक्सीडेंट भरा जाता है जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर 1।